उधर फेक एप्पल के फोन बिकते हैं, फेक स्टोर है, फेक एप्पल की यूनिफॉर्म पहना है, फेक एप्पल का आई कार्ड है, पूरा फेक, पूरी 420। चाइना में पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार। और मैंने सुनाया था सबको कि गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन। गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। पाकिस्तान का हर समय एक ही आर्गुमेंट रहा है कि क्योंकि इंडिया को इंडिया चाहता है तो हमें भी मिलनी चाहिए, दैट इज ऑल। पाकिस्तानियों का इसके अलावा देखिए ज्यादा दिमाग है नहीं उस कौम में कि दिमाग लगाए एनालिसिस करे, ये सब तो है नहीं, मोटी मोटी बात करते हैं, इंडिया को मुझे भी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। इंडियन नेवी ने कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे हैं पिछले 1 महीने में जिसको सुन के आपको बहुत गर्व महसूस होगा। और ये इंडियन नेवी ने क्यों करे, इसका कारण क्या है, पहले चलते हैं। जो रक्षा मंत्री जी ने कुछ समय पहले एक कमेंट दिया था कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये दोस्तों, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ये क्या चीज है, ये क्या होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? और जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ वन और मोर कंट्रीज, यानी कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे एरिया में कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे इस एरिया के, तो दूसरे देशों के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी ध्यान में रखना, और जो हमारे म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे वो फिर सी पायरेसी हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो ऐसा कुछ भी हो, हमला हो, अटैक्स हो, उन सब की देख रेख करना। तो भारत ने बोला कि साहब हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। अच्छा, इससे 2-3 चीजें सामने आती हैं। पहली चीज जो सामने आती है वो है कि आउटसाइड ऑफ वॉर, जो लड़ाई में 1971, 1965 और किसी लड़ाई में इंडियन नेवी ने जो काम करा है, और भी इंडियन नेवी ने लड़ाइयों के अलावा भी काम करा है, इन सब चीजों को अगर हमें कोने में रखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 1 महीने में जो इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं, वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए इंडियन नेवी को, नॉट ओनली इंडियंस, एवरीबॉडी, क्योंकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का यह भी मतलब है कि भाई आपको थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट? ऐसा चीन ने क्यों नहीं बोला कि वील बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स? वो तो अपने आप को सुपर पावर कहता है। चीन ने करा क्या? चीन ज्यादा कुछ नहीं कर रहा दोस्तों। ऐसा है कि ये जो पूरा मामला है ना, जब से ईरान बीच में पड़ा है, अब आपको पता है कि हमास और इजराइल की जंग चल रही है और ईरान बीच में पड़ा है जब से, तो ईरान किस किस के साथ बीच में पड़ा हुआ है? आपको पता है कि हिजबुल्लाह के साथ बीच में पड़ा हुआ है, आपको पता है हमास बीच में है, आपको पता है हुथी बीच में है। एक और एलिमेंट आ गया है बीच में जो पहले का था, अभी कुछ दिनों से वो चुप था एलिमेंट, लेकिन अब वो दोबारा जिंदा हो गया और काटना शुरू कर दिया है। वो है सोमाली पायरेट्स। सोमालिया जो है, अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, वहां के पायरेट्स जो हैं, वहां के समुद्री लुटेरे बड़े खौफनाक हैं, और दुनिया मानती है कि सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे अगर कहीं के होते हैं तो वो दोस्तों सोमालिया के होते हैं। वो भी इसमें कूद गए। जो भी जहाज आता है उस पर अटैक होता है, जो भी जहाज आ रहा है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक माहौल बना रखा है, एक खौफ का माहौल बना रखा है। और एम क्या है? एम ये नहीं है कि इजराइल को चोट पहुंचाएं, वो एक सब्सिडरी एम, या फिर एक जिसको कहते हैं कि एम प्लस, वो हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एम है, असली जो इनका निशाना है, चाहे वो हूथियों का हो, चाहे वे सोमाली पायरेट्स का हो, इनका जो असली एम है वो है ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट करना और दुनिया भर पे इतना प्रेशर डालना कि वो फिर ईरान की बात मान ले। समझ में आ गई आपको बात दोस्तों? दुनिया भर का सामान इधर से आता है, और दुनिया कैसे चलती है, देश कैसे चलते हैं? इकोनॉमी से चलते हैं, जाहिर सी बात है। अगर इकोनॉमी नहीं तो देश अपने आप बैठ जाएगा जमीन पे, जैसे पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही नहीं, पाकिस्तान जमीन पे बैठा हुआ है। अब कोई भी देश पाकिस्तान तो नहीं बनना चाह रहा, जाहिर सी बात है। तो आपको ट्रेड करनी है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। भारत बनाएगा, लाखों करोड़ों चीज भारत बनाता है, बाहर भेजता है, बाहर से पैसा आता है, भारत इंपोर्ट करता है, बाहर से तेल आ रहा है। अगर आप ये पूरी सप्लाई चेन अगर आप इसको डिसरप्ट करते हैं, अगर आप इसमें विघ्न डलवा दें, इसमें रोक डलवा दें, इसमें परेशानी डलवा दें, तो दुनिया के सारे बड़े से बड़े देश हैं वो कांप जाएंगे। दोस्तों, मैं पहले कह रहा था ना आपको कि चीन इसके बीच में नहीं पड़ा, भारत को बीच में पड़ना पड़ा।
चीन क्यों नहीं कर रहा? अब मैं आपको बताता हूं चीन क्यों नहीं कर रहा। चीन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सब चीन के आशीर्वाद से हो रहा है। और चीन के आशीर्वाद से क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए साहब, आपको इसके लिए थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझना पड़ेगा। और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि चीन कभी भी रिसर्च, इन्वेंशन, इन सब में अमेरिका को हरा नहीं सकता। ये चीन जानता है। चीनी है नकलची बंदर, जो भी चीज होगी उसकी बहुत बढ़िया कॉपी बना के आपको पकड़ा देंगे कि साहब सस्ते में बनाइए, बढ़िया बनाइए, कॉपी है। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, उसके बाद वापस मैं अपनी टॉक पे आ जाऊंगा। एक एप्पल वाला गया चाइना, अब कई साल पहले की बात है। एप्पल कंपनी है ना, फोन बनाती है। वो पहुंच गया चाइना, तो उसने देखा एप्पल के स्टोर हैं चाइना में। अंदर गया, सब कुछ एप्पल के फोन थे, एप्पल का स्टाफ था, एप्पल का सब कुछ था। बाद में पता लगा कि एप्पल के स्टोर तो चाइना में है नहीं उस जमाने में। अब हो गए हो तो अलग बात है, मुझे नहीं पता। एप्पल के स्टोर तो चाइना में है नहीं। चाइनीज ने पूरे फेक स्टोर बना रखे थे। चाइनीज ने फेक स्टोर्स बना रखे हैं। आपको पता है चाइना के अंदर उधर फेक एप्पल के फोन बिकते हैं, फेक स्टोर है, फेक एप्पल की यूनिफॉर्म पहना है, फेक एप्पल का आई कार्ड है, पूरा फेक, पूरी 420। चाइना में पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार, राइट? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि किस तरीके से चाइना, अब चाइना कर क्या रहा है। चाइना के पास इतनी अकल तो नहीं है कि एप्पल फोन की इजाद कर ले, कि एक फोन ऐसा भी बनेगा। वो चाइना नहीं कर सकता। चाइना नकल मार सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। चाइना किस में तगड़ा है? नकल मारने में, मैन्युफैक्चर करने में, इसमें चाइना की महारत है। अब दोस्तों इसमें मैटर क्या हो गया, अगर आपको, यानी कि आप, मेरा मतलब है यहां पे चाइना को, अगर चाइना को बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, भारत हैं, इन सबको कमजोर करना है तो वो कैसे कमजोर करेगा? लड़के लड़ तो पाएगा नहीं इतने देशों से, एक दो से लड़ भी ले, इतने देशों से लड़ भी नहीं पाएगा। और ना उसकी फौज इतनी तगड़ी है। तो वो इकोनॉमिकली हिट कर रहा है। इकोनॉमिकली ऐसे हिट नहीं कर रहा कि जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि फेयरली लड़ाई हो और चलो हम आपको अच्छा माल सस्ते में देंगे, कंपटीशन। नहीं नहीं नहीं, चाइना पूरी ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट करवा रहा है कि चाइना को बेनिफिट हो। पीछे खड़ा है चीन। मैंने बहुत पहले एक दोहा मैंने बनाया था और मैंने पढ़ा भी था दोहा, और मैंने सुनाया था सबको कि गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन। गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये बहुत पहले मैंने बोला था, 2-3-4 महीने हो गए मुझे बोले हुए। तो दोस्तों बोलने का यही मकसद है कि पीछे खड़ा है चीन। ये सारी की सारी चीजें जो है वो चाइना करवा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन नेवी ने कौन कौन से ऑपरेशंस करे इस एरिया में, और किन किन देशों के जहाजों को और किन किन बंदों को, जो इंसान थे वहां पे काम कर रहे थे, सेलर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, कोई भी होंगे यार, उनको इंडियन नेवी ने बचाया। वो कौन कौन थे ये सुनिए। दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। ये ईरानियन वेसल थी, ईरान की वेसल थी, जिसका नाम था FV अल नईमी। इसको हमारे जहाज, भारतीय नेवी के जहाज INS सुमित्रा ने बचाया है, और यह ऑपरेशन है 29 जनवरी 2024 का। इसके अलावा FV ईमान, जिसमें 17 क्रू थे, उनको भी बचाया। इन दोनों को सोमाली के समुद्री लुटेरे ने, जो सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं, उन लोगों ने अटैक करा था, उनसे बचाया। तो 2 ऑपरेशन तो इन्होंने कर दिए INS सुमित्रा ने, ठीक है। उसके अलावा 22 हिंदुस्तानी थे जो कि एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर के ऊपर थे। यूके का एक ऑयल टैंकर था, उसको बचाया है। उसका नाम था मार्लिन लुआंडा। मार्लिन लुआंडा को बचाया, 22 भारतीय उसके ऊपर थे। यह 27 जनवरी 2024 को ये ऑयल टैंकर जा रहा था तेल लेके, इस पे अटैक करा था हुतीज ने, तो इंडियन नेवी ने इनको बचाया। फिर इंडियन नेवी ने MV गेंको पिकार्डी, मार्शल आइलैंड्स का फ्लैगशिप था, इसमें 22 क्रू मेंबर थे, शामिल 9 भारतीय, इसको बचाया 17 जनवरी को, ठीक है जी। इसके अलावा इंडियन नेवी ने कमर्शियल शिप, इसको हाईजैक अटेम्प्ट करा था, यह था MV लीला नॉर्फोक। MV लीला नॉर्फोक लाइबेरियन फ्लैग कैरियर था। INS चेन्नई ने मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो लॉन्च करे और इनको बचाया। ये जो पूरा मामला है ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, और किस तरीके से भारत कर रहा है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि
भारत जो है, भारत की नेवी, इसमें आर्मी कैसे एक्टिव है, इसमें एयरफोर्स कैसे एक्टिव है, ये भी मैं समझता हूं कि मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। दोस्तों पहले समझिए एक बात, आसपास के जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, सबकी फौज की ट्रेनिंग कौन करता है? सोचिए, आप अगर कभी आईएमए देहरादून पहुंच गए या ओटीए चेन्नई पहुंच गए, आपको फॉरेन कैडेट्स भरे पड़े मिलेंगे वहां पे। और यही नहीं, जो हमारे नियर नेबरहुड में है, नियर नेबरहुड में शामिल मालदीव्स की सिक्योरिटी फोर्सेस को कौन ट्रेन कर रहा है? अफगान नेशनल आर्मी को किसने ट्रेन करा? सोचिए जरा। तो ये जो दोस्तों बातें हैं ना, आपने ये कर दिया तो आपकी जो आर्मी है, यानी कि आपकी मेरी आर्मी, इंडियन आर्मी, वो ये काम भी करती है, उनको ट्रेन करना। उसके ऊपर से एयरफोर्स को लोग वैसे नहीं देखते, उनको दिखाई नहीं देता, हवा में उड़ते हैं एयरफोर्स वाले, कभी ये जेट ले गए, हेलीकॉप्टर ले गए, तो कम मिलना होता है एयरफोर्स से। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है, बालाकोट करना होता है, यानी कि पाकिस्तान को कड़वी घुट्टी पिलानी पड़ती है, तब एयरफोर्स काम आती है। अगर एग्रेसिव एयर पेट्रोलिंग करनी है चीन के दांत खट्टे करने के लिए, तो वो एयरफोर्स करती है। अगर कोई फंस गया कहीं पे, उसको उठा के वापस लाना, प्राकृतिक आपदा है, उसमें आपको एयरफोर्स दिखाई देती है। या फिर अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भाई कौन बचाएगा? तब आप देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स दुनिया भर में अपने जहाज उड़ाते हैं। जब वैक्सीन हमने दी थी, तब पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स के प्लेन गए। ये दोस्तों जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो है जो कि एक बड़ी शक्ति है, जो कि जिम्मेदारी लेना जानती है और जिम्मेदारी ले रही है। एलॉन मस्क ने क्या बोला था अभी हाल में, पता है ना आपको? एलॉन मस्क ने यही बोला था कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है, जबकि यूनाइटेड नेशंस वाले क्या बोल रहे थे कि अफ्रीका को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो खुद कहता हूं अफ्रीका को होना चाहिए, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतना विशाल कॉन्टिनेंट है। आपने उसका वहां पे मेंबरशिप नहीं दी, तो अफ्रीकन यूनियन की एक सीट होनी चाहिए इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन भारत की भी एलॉन मस्क ने यही बात बोली कि हाउ कैन यू इग्नोर इंडिया? यार आप इंडिया को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। और यहां पे जहां पे इंडिया की नेवी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कौन सा एरिया है दोस्तों? आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक, बट मुझे ऐसा लगता है यूएस के सेंट्रल कमांड का एरिया है। वहां पे अमेरिकन आपको नहीं दिखेंगे इतने एक्टिव, आपको ब्रिटिश इतने एक्टिव नहीं दिखेंगे, आपको और कोई नेवी वहां पे इतनी एक्टिव नहीं दिखेगी। सबको बचाने का काम इंडियन नेवी ने कर रखा है, सबको। इंडियन नेवी ये नहीं पूछते अच्छा तुम पाकिस्तानी हो, भागो यहां से, नहीं, सबको बचाया है। इंसानियत की बात कर रही है इंडियन नेवी, वहां पे इंडियन नेवी खड़ी है और पूरी दुनिया को। अच्छा, ऐसे देश को आप कहते हैं कि नहीं नहीं यार, जो 1945 में हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था ना, तो 1945 के हिसाब से चलेंगे। अरे भाई दुनिया बदल गई है, अंग्रेजों ने यहां पे सब लूट के, सोने की चिड़िया थी, सब लूट के ले गए अंग्रेज। भारत अब गरीब देश नहीं है जो 1947 वाला है। अब भारत के पास पैसा आया, भारत की तगड़ी फौज है, भारत की इकोनॉमी बूम हो रही है, भारत का ह्यूमन कैपिटल दुनिया को चमका रहा है। यार हाउ कैन यू इग्नोर इंडिया? आप भारत को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते भारत को इग्नोर। यही सब पीछे बातें थी एलॉन मस्क के दिमाग में जब उसने बोला था मोस्ट पॉपुलस भारत से ज्यादा जनसंख्या किसी की बात नहीं, वी आर द लार्जेस्ट नेशन ऑन अर्थ। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा देश है? भारत है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, द लार्जेस्ट वॉलंटरी स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट वॉलंटरी स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, राइट? नेवी भारत की जो दुनिया भर की मदद कर रही है, किसी से ये नहीं पूछ रही कि तुम कहां के हो, अच्छा तुम प्रॉब्लम में, हम तुम्हारी मदद करते हैं। एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स ये नहीं देख रही कि कहां पे, हमारी एयरफोर्स ये देख रही है कि भाई कहां पे लोग परेशान हैं। They are not looking at the dangers, because when you take a plane, you have to be very sure they have landed on crazy areas. दोस्तों मुझे याद नहीं है कौन सी जगह इंडियन एयरफोर्स ने पिच डार्क में, इन द डेड ऑफ द नाइट, उन्होंने अपना प्लेन लैंड करवाया था लोगों को बचाने के लिए। तो ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ये है, ये लोग कर रहे हैं। तो ये है, मैंने सोचा आज आपसे बात करूं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की। भारत अब एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है, और कहते हैं ना
कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपने सुना होगा बचपन में कहावत। तो भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज है ना, वो बचाने वाला काम कर रही हैं, क्योंकि मारने वाला जिसके पास हथियार है वो तो मार ही देगा यार। हमारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास हथियार है लेकिन बचाने वाला काम कर रहे हैं। दैट इज वाई इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड दैट इज वाई इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, वीडियो होता है यहां पे खत्म। अब मैं आता हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पूजा संखारी, जयंत सर, जयंत पूजा जी, ये पहला सवाल है कि क्या भारत रशिया जैसे हथियार, बड़े पावरफुल हथियार, शक्तिशाली हथियार बना सकता है फ्रांस की टेक्नोलॉजी के साथ? क्यों नहीं, भारत वैसे ही बना रहा है। भारत वैसे भी बना रहा है। एक जमाने में हम लोग ने एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था लीज पे रूस से, खरीदा भी था हमने। एडमिरल ग्रशकोव था उसका नाम। फिर आई थिंक INS विक्रमादित्य बन गया था वो। क्या मैं, आई कुड बी रॉन्ग, माई मेमोरी इज फेलिंग मी नाउ, बट इंडिया इज मेकिंग इट्स ओन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ऐसी बात नहीं है। पावरफुल वेपन्स भारत भी बहुत बना रहा है, वर्ल्ड लेवल के वेपन्स भारत बना रहा है। लेकिन क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी आती है और सारी टेक्नोलॉजी आपके पास होती नहीं है। किसी मुल्क के पास सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो रशिया के पास है वो अमेरिका के पास नहीं है, जो अमेरिका के पास है वो फ्रांस के पास नहीं है, जो फ्रांस के पास है वो भारत के पास नहीं है, जो भारत के पास है वो यूके के पास नहीं है। तो इसलिए हम फ्रांस के साथ पार्टनर कर रहे हैं कि जो नीश टेक्नोलॉजी हमारी थोड़ी सी मिसिंग है वो हम फ्रांस से ले लें, फ्रांस हमसे कुछ और ले लेगा। अभिजीत जोशी, सर अगर DRDO सिर्फ रिसर्च करेगा और प्राइवेट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, क्या हम US वाली सिचुएशन में नहीं चले जाएंगे जहां पे प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट को लॉबी करती हैं कि लड़ाई करो और गेन प्रॉफिट? मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं हूं, पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए इसमें ना। देखिए, बात यह है कि कोई मुझे अगर पहली बार बेवकूफ बनाए तो उस आदमी की गलती, उसके बाद बनाए तो फिर मेरी गलती। एक बहुत पुरानी कहावत है कि इफ यू फूल मी वंस शेम ऑन यू, इफ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज ही अमेरिका में बोलती हैं कि आप लड़ाई करो। सरकार खुद करना चाहती है, वरना सरकार बच्चों की है वहां पे कि जिसने बोला लड़ो तो उसने बम मार दिया। नो, सरकार के लोग भी हैं इस करप्शन में शामिल हैं। US में होता है ऐसा, कंट्रीज इन्वेड करते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। जो प्राइवेट वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो तो एक नीड पूरी कर रही हैं। मुझे तो आज तक किसी ने ड्रग्स नहीं बेचे, मैं लेता ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं। मतलब ऑन डिस्प्ले देखे हैं बट मैंने कभी यूज करना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको ड्रग्स का ना, तो भाई कोई फोर्स तो नहीं करता ना आपको। कभी एक आता केस कोई हो गया फोर्स वाला तो हो गया, वरना नॉर्मली इफ यू डोंट टेक ड्रग्स यू डोंट टेक ड्रग्स, आपकी मर्जी है। मैं स्मोक नहीं करता, मैं नहीं करता तो नहीं करता। किसी ने मुझे आज तक मेरे मुंह में सिगरेट तो नहीं डाली। इसीलिए किसी ने हथियार पकड़ा दिया अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ में कि तुम जाके हत्या कर दो इराक में, पूरे इराक को साफ कर दो, पूरे अफगानिस्तान को आग लगा दो। किसी ने नहीं बोला ना, ये तो खुद करते हैं, इनके मन में यही चीज़ है। और दूसरी एक और चीज़ है कि प्राइवेट कंपनीज क्यों इसमें करनी चाहिए, और हमारा काम नहीं हथियार बनाना, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम नहीं है एयरलाइन चलाना, सरकार का काम नहीं है होटल चलाना। ये अभी भी सम्राट होटल और अशोका होटल दिल्ली में सरकार चला रही है, सरकार का काम नहीं है। सरकार चाहती है इसको वो खत्म कर दें। एयर इंडिया सरकार नहीं बोला ना, टाटा को बिडिंग हुई ओपन, टाटा ने ले लिया, अब टाटा उसको दोबारा पैरों पर खड़ा कर रहा है। तो सरकार का काम है ही नहीं ये सब मैन्युफैक्चरिंग, सरकार का काम है सरकार चलाना। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यही मोदी जी ने बोला है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस में ये मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका आप देख लीजिए ना कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्राइवेट कंपनी बनाती है यार। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर मेड बाय प्राइवेट कंपनीज। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, इंडिया शुड फॉलो सूट। अच्छा जी, कुणाल सिंह चौहान ये कहते हैं कि ये इफेक्ट ऑन UN आफ्टर हैविंग रोल इन हमास इजराइल वॉर। ये इफेक्ट ऑन UN तो देखिए क्या है ना कि अभी पकड़े गए UN वाले, इजराइल ने प्रूफ दे दी दुनिया भर के सामने कि यूनाइटेड नेशंस वाले पूरी तरीके से मुलव्विस थे। वो हमास को इंटेलिजेंस भी दे रहे थे, हमास को इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे, हमास के साथ मिले हुए थे 7 अक्टूबर के अटैक में। 7 अक्टूबर का जो अटैक था उसमें यूनाइटेड नेशंस के कुछ एम्प्लॉइज भली भांति उसमें घुसे पड़े थे, दे वर हेल्पिंग टेररिस्ट्स। तो मुझे तो मैं आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द यूनाइटेड नेशंस। ये बिचौलिए टाइप के बैठे हैं, पुराने ओल्ड फडी डडीज यार। आई डोंट थिंक दे मैटर वेरी मच, एटलीस्ट द काइंड ऑफ वर्क दैट दे डू। एंड आई थिंक द UN हैज बीन टेकन ओवर बाय लेफ्ट लिबरल्स। आपने कभी उनका जो गुटरेज है, उनका जो हेड है यूनाइटेड नेशंस का, कभी उसकी आवाज़ सुनी है?
आपको ऐसा लगेगा जेएनयू से आ रहा है ना, मैं सारे जेएनयू वालों को नहीं बोल रहा, माफ करना मुझे, प्लीज फॉरगिव मी, आई डोंट मीन टू पेंट एवरीबडी इन जेएनयू विद द सेम ब्रश, बट यू नो द टिपिकल टाइप्स, जो कि वो कहते ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे टाइप, वो उस टाइप का आदमी है, वो उस मानसिकता का आदमी है वो। आपको डायलॉग याद है वो टीवी पे चले थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दैट लेफ्टिस्ट radical Islamist ideology has permeated into the United Nations. Ratnadeep Day. एलॉन मस्क, वेरी गुड, जैन सर, जैन रत्नदीप जी। ये आप कह रहे हैं कि रिसेंटली एलॉन मस्क ने ट्वीट करा था कि इंडिया शुड गेट अ परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन, बट चाइना विल अगेन यूज वीटो। व्हाट डू यू थिंक सर, व्हेन विल इंडिया? अब आई डोंट नो यार कब इंडिया का होगा, लेकिन इंडिया ने पूरी इसमें जान लगा दी और पूरी दुनिया अग्री करती है छोड़ के चाइना। तो देयर विल हैव टू बी सम ड्रास्टिक स्टेप टेकन, क्योंकि चाइना के हाथ में जब तक है, चाइना आपको ब्लॉक करता रहेगा। पाकिस्तान का बड़ा मन है, पाकिस्तान का क्यों मन है मुझे ये नहीं पता। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप नहीं चाहता, वो चाहता है जो भारत चाहता है। आप समझ रहे हैं ना? पाकिस्तान का ये नहीं कि हमें, पाकिस्तान ने कभी खुद इसके लिए बात नहीं करी कि हमारी औकात है, हमें दे दो, हम इतने तगड़े हैं, हमारी इकोनॉमी तो है नहीं उनके पास, खैर कोई भी, हमारे पास ये है वो है, इसलिए हम डिजर्व नहीं। पाकिस्तान का हर समय एक ही आर्गुमेंट रहा है कि क्योंकि इंडिया चाहता है तो हमें भी मिलनी चाहिए, दैट इज ऑल। पाकिस्तानियों का इसके अलावा देखिए ज़्यादा दिमाग है नहीं उस कौम में कि दिमाग लगाए, एनालिसिस करे, ये सब तो है नहीं, मोटी मोटी बात करते हैं, इंडिया को मुझे भी चाहिए, दैट्स ऑल। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।